सोचो अगर एजुकेशन सिर्फ एक प्रिविलेज होती तो क्या होता उन बच्चों का जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन को एक राइट बनाया, एक ड्यूटी बनाया और एक नेशनल प्रायोरिटी बनाई। आज हम समझेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो हैं वो मिल करके इंडिया के हर सिटीजन को सीखने का हक देते। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। मैं करा रही हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप जितने भी एमसीक्यूज लगाना चाहो, जितने भी क्वेश्चंस करना चाहो, वो सब कर सकते हो, क्योंकि ये मैं आपको बेसिक्स का बता रही हूँ, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी एक क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना एंड साथ साथ कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। एक लाइक करते हुए चलिए। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आपकी हायर एजुकेशन के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले करा दिया है कि हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड साथ ही में मैंने आपको ये भी कराया है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्टेजेस से गुजर करके हायर एजुकेशन जो है हमारे काफ़ी आगे तक निकल गया, यानी कि एंशिएंट से लेकर के हमने मॉडर्न तक भी देख लिया था कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से वो आगे बढ़ाए, और आज हम थर्ड नंबर पे कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज मैं बताने वाले हैं आपको कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हायर एजुकेशन की चीज़ों को बचा के रखती है। मतलब आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कराए गए हैं, दिए गए हैं, जो कि आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो है ये यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं हूँ नेहा शर्मा और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैं करा रही हूँ आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी, एंड साथ ही में पेपर 1 के सारे टॉपिक्स करा रही हूँ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारे जो क्लासेस होने वाली है वो बिगनर्स एंड रिपीटर्स सबके लिए इक्वल होने वाली है, सबके लिए सेम है, क्योंकि आपके लिए बेसिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें किस तरीके से प्रोविजंस देते हैं, किस तरीके से हमें वो कुछ राइट्स देते हैं, ताकि हम हमारी जो भी चीज़ें हैं वो उसको आगे बढ़ा सकें एंड उस पर सेफ फील कर सकें। तो यहाँ पर क्या है, एजुकेशन इन इंडिया इज शेप्ड एंड सेफ गार्डेड बाय सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो क्या है, एजुकेशन जो है इंडिया में वो किसी तरीके से सेफ गार्डेड है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू, जिसको हमने यहाँ पर वो पूरे इंडिया में है, पूरे नेशन में है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें शामिल है, जैसे कि प्रियम्बल शामिल हैं, कुछ प्रस्तावना वगैरह सब शामिल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए एजुकेशन को लेकर के, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट पॉलिसीज से बनी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं डीपीएसपीज, यानी कि कुछ स्टेट पॉलिसीज जो हैं, कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम डायरेक्ट करते हैं, एंड अदर स्पेसिफिक आर्टिकल्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एजुकेशन को शेप करते हैं एंड हमें सेफ गार्ड फील कराते हैं विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम प्रीएम्बल देखेंगे। प्रीएम्बल क्या होता है, तो मैंने भी बताया कि प्रीएम्बल जो होता है इसको हम कमेंसमेंट कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत। ठीक है, वैसे इसका शुद्ध हिंदी मीनिंग होता है प्रस्तावना। ठीक है, तो ये क्या है, द प्रीएम्बल कमिट्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें क्या है, हम अपने जस्टिस को बचा रहे हैं, लिबर्टी को चाह रहे हैं, इक्विटी को चाह रहे हैं, एंड प्रमोट कर रहे हैं फ्रेटर्निटी को, यानी कि हम यहाँ पे कंपेनियनशिप को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन इज लिंक टू दीज वैल्यूज, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एजुकेशन जो है इन सारी चीज़ों से लिंक्ड है, क्योंकि आपको मालूम है सिर्फ एजुकेशन ले लेना, हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, हमारे पास इसका लक्ष्य क्यों है, हमारा क्या पर्पस है एजुकेशन को लेने का। तो क्योंकि हम हमारी लाइफ में इसको क्या करना चाहते हैं, सामने करना चाहते हैं, ताकि हमें आगे जो भी हम अपना डेवलपमेंट खुद का कर पाएँ एंड देश का भी डेवलपमेंट कर पाएँ। तो इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब एजुकेशन को अपने लाइफ में, अपने वैल्यूज़ में उतारने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हमें जस्टिस मिले, हमें एम्पावरमेंट मिले, ताकि हम एजुकेशन को अपना बेहतर कर सकें और भी अच्छी पोजीशन पे हम जा सकें। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो एजुकेशन को लेकर के कुछ फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 बनाया गया है आपके राइट टू इक्वालिटी के लिए, जिसमें आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा, बल्कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपने जो भी स्टेट्स में है या फिर कहीं पे भी है, वहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको इक्वल चांसेस मिलेंगे पढ़ाई के। ठीक है, आर्टिकल 15(1) एंड 15(2) कहता है कि आपको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की मनाही है, यानी कि प्रोहिबिटेड है, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा
बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड डेट ऑफ बर्थ पे। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, लोग बोलते थे अच्छा ये वहाँ का है, इसको हटाओ हटाओ, इसको यहाँ पे नहीं रखना, या फिर कास्ट वाइज की ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है। तो इस तरीके से अब आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, पहले बहुत करते थे, तो अब ये बंद कर दिया गया है। ठीक है। देन आर्टिकल 15(4) कहता है कि आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको सोशली और एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस पे जो नहीं है, जिसमें आपको मालूम है कि कुछ कैटेगरी वाइज भी आपको दिया गया है, रिजर्वेशंस दिए जाते हैं कॉलेजेस में। जैसे कि आप अगर यूजीसी नेट करोगे तो उसमें आपको पास करने के लिए आपको वहाँ पे भी कैटेगराइज किया जाता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिल रहे हैं, जिसमें आपको ST SC को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोविजन दिया जाता है, फिर बैकवर्ड क्लासेस को मिलते हैं, तो इसमें क्या है थोड़े कम नंबर भी ले आओगे तो आप पास हो जाते हो। तो इस तरीके से क्या है कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं, स्पेशल प्रोविजंस के नाम से जानते हैं इनको। ये किसका पार्ट है? आर्टिकल 15(4) का पार्ट है। एंड देन आर्टिकल 16(4) क्या है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आपको जब भी एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट होती है, जो कि इनडायरेक्टली होती है, उसमें भी हेल्प मिलती है आपको। जैसे कि मालूम होगा कि बहुत जगह पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो होती थी ना कि आप यहाँ से पढ़े हुए हो तो आपको वो इक्वल चांस नहीं मिलेगा, तो वो सारे चांसेस अब देने लग गए हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी। ठीक है। साथ ही में आर्टिकल 21(a) कहता है कि आपका जो एजुकेशन का जो राइट है वो है, यानी कि आपको कहीं पे भी एजुकेशन लेने का राइट है। तो ये क्या है, ये 18th अमेंडमेंट किया गया है 2002 में, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स भी किया गया है। आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में जो है आपके लिए ये लेकर के आया गया है, जिसमें आपको 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है और उनको फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है। ठीक है। वैसे ही आर्टिकल 29 एंड 30 कहता है कि आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मिलना चाहिए, जो कि प्रोटेक्ट होता है करता है आपके राइट ऑफ मिनॉरिटीज को, जिसमें आपको स्टेब्लिश करते हैं एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है। ये किसका आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, संवैधानिक आर्टिकल है ये सारी चीजें। ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं फॉर एजुकेशन। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। तो यहाँ पर भी कुछ आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 41 जो है वो कहता है कि स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू एजुकेशन। ठीक है। तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं, जिसमें आपको एजुकेशन के राइट को सिक्योर करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 45 जो है वो ओरिजिनली कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, और इसको अमेंडमेंट करके कर दिया गया था। पहले जो था क्या चीज से अमेंडमेंट हुआ था, पहले 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए था ये चीज, और फिर अब अमेंड करके कर दिया गया है एज ऑफ 14। ठीक है। आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो इसमें क्या है, इसमें इन लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने उनको बहुत सारे फायदे देने शुरू कर दिए, ताकि वो भी इस सब में इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज वो एजुकेशन को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज उनको लगता था कि इतनी मेहनत कौन करने जाए, इससे बढ़िया तो हम मजदूरी कर लेंगे। तो अब क्या हो गया कि अब उनको इतने सारे फायदे मिलने लग गए हैं, इतने सारे प्रोविजंस मिलने लग गए हैं, तो वो अब इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि चलो हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और हमें बहुत सारा फायदा मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें देखोगे आप DPSPs, यानी कि आपको जो स्टेट वाइज जो प्रोविजंस मिलते हैं वो गाइड करते हैं स्टेट्स टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। तो इसमें जो कुछ पॉलिसीज जो है स्टेट वाइज जो पॉलिसीज एंड लॉज हैं, तो वो आपको इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं, यानी कि आपको बराबरी का हक दिलाते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे, यहाँ पर आपने देखा कि कुछ कुछ चीज़ें हमने नोट कर लिया है। आप देखो कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, और वो रेलिवेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर दिख रहा है। आर्टिकल नंबर 28 जो है वो कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये इन एरिया में काम आता है जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन जगहों पे आपको फ्रीडम मिलती है। एंड देन आर्टिकल 350A कहता है कि वैसे एरिया जहाँ पे आपका मदर टंग यूज हो रहा है, प्राइमरी स्टेजेस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, तो उन जगहों पे भी आपको ये क्या दिलाते हैं, आपको ये कुछ राइट्स दिलाते हैं ताकि आप इन जगहों पे अच्छा काम कर पाए। आर्टिकल 351 जो है वो बताता है प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी का प्रमोशन कर रहा है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद इनरिचिंग बाय अदर लैंग्वेज। तो क्या है कि अगर आप पहले आपको मालूम है अभी भी बहुत सारे वो लैंग्वेज को लेकर के चीज़ें छिड़ी हुई हैं, विवाद छिड़े हुए हैं, उसमें आपको मालूम है कि हिंदी को लोग अपने नेशनल लैंग्वेज से हटाना चाह रहे हैं और वो अपने अपने स्टेट वाइज लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, पहले जो ये आर्टिकल 351 जो कहता था कि हिंदी को हम एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे, अब धीरे धीरे ये चीज़ों में बदलाव लाने की सब कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको
आपको जो है वो राइट दिला रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स दिला रहे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, अब 7th शेड्यूल क्या है, इसमें 7th शेड्यूल भी बना हुआ है, 7वीं सूची जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको मालूम है कि 42nd जो है अमेंडमेंट किया गया है 1976 में। ठीक है, एजुकेशन वाज मूव्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट की तरफ मूव कर दिया गया है। जैसे कि इसका मीनिंग है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है दोनों जो है वो इसके लॉ को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आपको 7th शेड्यूल में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं वो आपको दिखेंगी यहाँ पे। तो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में आपको शामिल है इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि आईआईटीज एंड आईआईएम्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कोऑर्डिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। देन स्टेट लिस्ट में आता है लोकल यूनिवर्सिटीज जो कि पहले से भी था, और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जनरल एजुकेशन जिसमें कि मेडिकल, टेक्निकल, वोकेशनल, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये सब चीजें शामिल हैं। तो 7th शेड्यूल में है क्या है कि जितने भी एजुकेशन इनको कॉन्करेंट लिस्ट पे डाल दिया गया है, यूनियन लिस्ट अलग बनाया गया है, स्टेट लिस्ट अलग बनाया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग बनाया गया है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीजें चेंज कर दी गई हैं। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट देख लेते हैं जो कि 2009 में आया। ये क्या करता है, ये हमें आर्टिकल 21A के तहत कुछ इफेक्ट्स देता है, जैसे कि हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट को देखा कि चिल्ड्रन जो है 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक को हमने फंडामेंटल राइट दिया कि उनको एजुकेशनल बनाना है, तो उन्हें थोड़ा फ्री में उनको आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, कुछ मैंडेट्स भी दिए गए जैसे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया, नो कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग टेस्ट दिए गए। ठीक है, तो इनका कोई टेस्ट नहीं लेने जाने वाला, बस इनको ऐसी एडमिशन दे सकते हैं, एंड साथ ही साथ इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी दिलाया गया है। 25% रिजर्वेशन भी दिया गया है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में। तो ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी 25% का रिजर्वेशन भी रखा गया है ताकि उन लोगों को जो है वो फायदा मिल सके। ठीक है, तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था उन सभी की चीजें हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है इन सब चीजों को तो आप जान सकते हो, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसके लिए कमेंट भी जरूर करना ताकि मैं समझ सकूं कि आप सभी को ये चीजें चाहिए। कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जैसे कि 42nd अमेंडमेंट जो मैंने अभी दिखाया आपको 1976 में आया था। इसमें क्या था, हमने 7th शेड्यूल लेकर के आए थे, हमने कॉन्करेंट लिस्ट की तरफ स्टेट लिस्ट को मूव करा था। एंड देन 86th अमेंडमेंट जो किया गया 2002 में किया गया है, इसमें क्या गया है, इंसर्टेड आर्ट यानी कि कुछ आर्टिकल्स 21A में लाए गए, चेंजेज आर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंजेस किए गए हैं, कुछ कुछ एडिड भी हुए हैं, और कुछ पेरेंट्स की भी ड्यूटीज भी लगी है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके कुछ अमेंडमेंट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे आपके एजुकेशन को लेकर के, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं जो कि आर्टिकल 51K के बारे में है। तो ये क्या कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो पहले क्या होता था ना, लोग अपने बच्चों को लेकर के काम पे चले जाते थे या फिर बोलते थे कि नहीं मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, पर अब उनके लिए ये बना दिया गया है कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को जो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं उन सभी को पढ़ाई पे जोर दिलाए और उन्हें पढ़ने के लिए भेजें ताकि वो अपना भविष्य बना सकें। ठीक है, कुछ यूजीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेकिंग भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे कुछ एंट्रीज किए गए हैं। तो इस तरीके से कुछ यूनियन लिस्ट बने हुए हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन के बारे में बात करी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। बाकी जो मैंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स जो हैं वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एंड साथ ही में कौन कौन सी चीज़ें एजुकेशन को लेकर के कुछ आर्टिकल्स हैं वो सब भी मैंने बता दिया आपको। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। बाकी मैं आपको समरी टेबल बता देती हूँ कि मैंने आज क्या कराया आपको। तो मैंने बताया आपको कि प्रीएम्बल्स जो हैं उसके बारे में बताया कि कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज बनाए गए हैं जस्टिस एंड इक्वालिटी को लेकर के। फिर पार्ट 3 मैंने बताया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स है जैसे कि आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन का। फिर पार्ट नंबर 4 बताया कि DPSPs यानी कि कुछ स्टेट वाइज पॉलिसीज भी जो हैं जो अपने स्टेट में अपने एजुकेशन को लेकर के कुछ पॉलिसीज और लॉ लेकर के आते हैं ताकि उन्हें उसका फायदा मिल सके। 7th शेड्यूल को बताया हमने कि इसमें कुछ लिस्ट्स बने हैं जो कि यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट को बढ़ावा देते हैं, यानी कि हमने स्टेट से लेकर के कॉन्करेंट की तरफ अपने आप को भेजा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। इसके की पॉइंट देख लीजिए कि हमने जो फंडामेंटल राइट देखे इसमें ताकि हम इसको इन्फोर्सिबल बना सकें, DPSPs भी देखा हमने, कॉन्करेंट लिस्ट भी देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कर ली है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ ताकि आपका जो है हायर एजुकेशन जो है सिस्टम वो कंप्लीट हो जाए, एंड बाकी के सारे जितने भी आपके पेपर 1 के और पेपर 2 कॉमर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कंप्लीट हम कर पाएँ, ये आगे आने वाले क्लासेस में। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना एंड कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।